तो लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ग्रेट ट्री विलेज के अंदर अब और भी लोग रहने के लिए आने लगे हैं। जैसे सबसे पहले मिनोटोर्स आए थे जो कि काफी ज्यादा साइज में बड़े थे, और फिर आए थे आधे हॉर्स और आधे इंसान यानी कि सेंटोरस। फिर आए थे वुड स्पिरिट्स। इन सभी लोग को अगर मिलाया जाए तो 200 नए लोग हो जाती हैं। और आखिरकार इन लोग को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इस चीज के बारे में एक मीटिंग में डिस्कशन होने वाली है, जहाँ पर हिराकू ने सभी रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला लिया है। और ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गॉर्डन, ग्रूवॉल्ड और ईगू। हिराकू उन लोगों से कहने लगता है कि माफ करना कि मेरे पास तुम लोग को देने के लिए अच्छे से घर नहीं है, और तुम लोग के लोगों के लिए घर बनाने के लिए मुझे तुम लोग की मदद चाहिए। पर अब हिराकू देखता है कि जो ग्रूवॉल्ड है वो तो अब हिराकू के सामने बाव कर रही है, वो उसकी तरफ तो देख ही नहीं रही है। जो देख कर हिराकू कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होकर मेरी तरफ देख लो। जिस पर वो कहती है कि नहीं, आपकी पोजीशन मुझसे काफी ज्यादा बड़ी है, मैं आपको इस तरीके से नहीं देख सकती हूँ। तब हिराकू को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो उसे क्या कहे। तभी वो देखता है कि लेटिया वहाँ पर एक बोर्ड लेकर खड़ी है, जिस पर उसने हिराकू के बोलने के लिए कुछ लिखा हुआ है, और हिराकू अब उसे पढ़ने लगता है। वो देखकर हिराकू अब गुरुवर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए परमिशन दे रहा हूँ मेरी तरफ देखने की। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए, इसलिए अब अपना सर उठाओ। मेरी तुम पर काफी हाई होप्स है कि तुम काफी अच्छे से परफॉर्म करोगी। ये सुनकर अब गुरुवर भी काफी खुश आती है और कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स मैं अच्छे से काम करूंगी। और ये देखकर हिराकू खुश आता है कि वो उसे मना पाया। इस चीज के लिए अब वो लेटिया का शुक्रिया करता है। जिसके बाद हिराकू से भी से कहता है कि क्योंकि अब हम सभी लोग एक साथ ही रहते हैं तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग दोस्तों की तरह रहे, ना किस तरीके से फॉर्मेलिटीज बनाकर। तुम लोग को मेरे सामने और ज्यादा रिलैक्स हो जाना चाहिए। हिराकू कहता है कि मैंने तुम सभी लोग के लिए एक एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर दिए हैं जो कि तुम लोग का ख्याल रखेंगे। हिराकू बताता है कि जो ये लिजर्डमैन है इसका नाम है नार्फ, और ये मिनोटोर्स को संभालेगा, और ये है लेटिया जो कि सेंटोरस को संभालेगी। और रही बात वुड स्पिरिट्स की तो उन लोग को मामू संभालेगी। उसे देखकर अबीगो कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, जिस पर मामू भी कहती है कि हाँ, मुझसे जितना हो सकेगा मैं वो करूंगी। हिराकू हम लोग को बताने लगता है कि जो मामू है वो हॉर्लिंग विलेज से ही आई है, सीना और बाकी सभी लोग के साथ। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीना ने हिराकू से कहा था कि जो मामू है वो वुड स्पिरिट्स की रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है। तब सीना के कहने पर हिराकू ने उसे ये पोजीशन दे दी। इसके बाद अब हिराकू उन लोगों से कहता है कि चलो अब ये डिसाइड करते हैं कि तुम लोग रहोगे कहाँ पर। हिराकू अब कहता है कि तुम लोग के आने से पहले जो हम लोगों ने एक विलेज बनाया था वो विलेज इंसानों के साइज के लोगों के लिए थे, जिसकी वजह से तुम लोग घरों के अंदर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग अब एक ऐसा विलेज बनाएंगे जिसके अंदर मिनोटोर और सेंटोरस आराम से आ पाएंगे। हम लोगों ने ये सोचा है कि एक ही विलेज में हम लोगों ने सेपरेट तरीके से रहने देंगे, जिससे वो लोग इजीली रह पाएंगे और अपने लोगों के साथ काम कर पाएंगे। हिराकू कहता है कि लिया और बाकी सभी लोगों ने मिलकर लोकेशंस ढूंढी एक नया विलेज बनाने के लिए, और अब बारी आती है रोड और इरिगेशन के रास्ता बनाने की, जिसके लिए उन लोग को फॉरेस्ट को काफी ज्यादा काटना पड़ेगा। और अब फॉरेस्ट क्लियर कराने के लिए हिराकू लास्टी और हाकुरन की मदद मांगता है। वो लोग भी अब मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अब मदद करने के लिए वो लोग अपनी ड्रैगन फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, और अब वो पूछते हैं कि हमें कितना जलाना है। तो हिराकू कहता है कि जलाना नहीं है, वापस से इंसान बन जाओ। तो अब वो लोग भी वापस से इंसान बन जाते हैं, और हिराकू अब उन्हें प्लान फिर से समझाता है। वो कहता है कि मैं इस डायरेक्शन के अंदर एक रोड बनाना चाहता हूँ, उसके लिए काफी बड़ा फॉरेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो अब लास्टी भी मान जाती है, और अब वो एक पेड़ के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारती है, जिसकी वजह से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और हम लोग अब देखते हैं कि लास्टी की पावर की वजह से सामने की तरफ अब पूरा एक गड्ढा बन चुका है, जिसको अब बिल्कुल सीधा करना है और रोड तैयार हो जाएगा। ये देखकर हाकुरन भी मदद करने की सोचती है, और अब वो पेड़ को काफी हल्के से लात मारती है, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना काफी होता है। वो एक ही हमले में लास्टी से ज्यादा रोड बना पाती है, जो देखकर लास्टी भी शौक बनाती है, और अब वो जेलस हो जाती है, और अब वो और भी रास्ता क्लियर करने वाली होती है, लेकिन अब हिराकू से रोक देता है और कहता है कि बस करो, अगर तुम इस चीज को एक कॉम्पिटिशन बना लोगे तो पूरा फॉरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। हिराकू उन लोगों को समझा देता है कि प्लीज अपनी पावर को थोड़ा लिमिट में यूज करो। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि हिराकू अब बाकी सभी लोगों की हिम्मत लेता है, और अब जो रोड बनने का काम है वो काफी स्मूथली चल रहा है। हिराकू दिख करके रास्ता क्लियर करता है और ग्रूवर उसे सीधा कर देती है, और अब इसी तरीके से नए विलेज में जाने का रास्ता पूरा बन जाता है। और हम लोग अब देखते हैं कि लास्ट और हाकुरन तो अभी भी पेड़ को क्लियर करने में लगे हुए हैं। अगले सीन में अने अबनू के पास आती है कुछ नए कपड़े लेकर, जो कि ज़ाबूटोन ने अल्फ्रेड के लिए बनाए हैं, लेकिन अब वो देखते हैं कि कपड़े तो उसके लिए काफी ज्यादा बड़े हैं, जो देखकर अब लू कहती है कि ज़ाबूटोन को तो काफी जल्दी है। पर हम लोग का हमारी प्यारी ज़ाबूटोन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी कपड़े बुन रही है। दूसरी तरफ हिराकू हम लोग को बताता है कि हमने जो ये नया विलेज बनाया था इसके अंदर हम लोग मिनोटोर्स के लिए घर बना रहे हैं, और क्योंकि ये लोग काफी लंबे होते हैं तो हम लोग इनके घर काफी लंबे बना रहे हैं। इनके घर अब तैयार हो जाती है,
है। हिराको अब कहता है कि सिर्फ इनके घर ही लंबे नहीं है, बल्कि इनके घर के अंदर जो फर्नीचर है वो भी काफी लंबे हैं। जैसे यहाँ सामने पड़ी चेयर को ही देख लो, जो कि बिल्कुल एक टेबल की तरह दिखेगी। जब मैं लोग के टेबल पे बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं दोबारा से एक बच्चा बन गया। हिराको अब देखता है कि इन लोगों ने तो अपने लिए कुछ अलग से बेड बनवाए हैं। जो देख कर वो कहता है कि ये बेड ऐसे क्यों है। तो वो कहता है कि ऐसे बेड हम लोग इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमारे जो सींग है वो बेड के भिड़े ना। इसके बाद अब दूसरे विलेज का सीन दिखाया जाता है, जो कि हिराको ने सेंटोर्स के लिए बनाया है, और यहाँ पर उन लोग के घर को भी तैयार कर दिया गया है। हिराको अब कहता है कि क्योंकि इन लोग की बॉडी घोड़ों की तरह होती है, तो इन लोग को अस्तबल जैसे घर काफी ज्यादा परफेक्ट रहते हैं, तो हमने ऐसे ही घर बनाए हैं। हिराको देखता है कि इन लोगों ने तो अपने लिए एक काफी बड़ी एंट्रेंस बनवाई है। वो अब ग्रुवोल्ड से कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर दरवाजे भी लगाओगे। तब ग्रुवोल्ड कहती है कि हम लोगों के लिए जो नॉर्मल से डोर होते हैं उन्हें खोलने में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें खोलते टाइम वो हमारे पैरों के भिड़ते हैं। तो हमारा प्लान है कि दरवाजों की जगह हम लोग हमारे घरों के अंदर पर्दे लगाएंगे, जिन्हें सिंपली रस्सियों से खींचकर खोला जा सके। हिराको कहता है कि आइडिया इनका काफी सही है। वो बताता है कि बारिश के दिनों के लिए इन लोगों ने अपने लिए स्लाइडिंग डोर्स भी लगवाए हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अल्फ्रेड का मूड अब थोड़ा सा खराब है, जो देखकर अने अब लू से कहती है कि इसे मैं संभालती हूँ। ऐसे बोलकर अब वो उसे बिस्तर पर सुलाती है और उसके साथ पी काबू करने लगती है, यानी कि वो उसके साथ थोड़ा सा खेल रही होती है, जिस वजह से अल्फ्रेड का मूड अब पहले से बेहतर हो जाता है और अब वो काफी खुश हो जाता है। जो देखकर लू भी काफी हैरान हो जाती है। वो अब अने से कहती है कि तुमने ये कैसे किया, मुझे भी ये करना सिखाओ। तो अब अने कहती है कि नहीं, ये एक सीक्रेट है। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि 1 महीना बीत जाता है, जहाँ पर अब सभी लोग के मदद के बदौलत अब दोनों ही विलेज तैयार हो चुके हैं। हम लोग को यहाँ पर मिनोटोर का विलेज दिखाया जाता है और सेंटोर्स का भी। तो इससे हमें पता चलता है कि हिराको ने इन लोगों के लिए अलग अलग विलेज तैयार किए हैं। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि हिराको और बाकी सभी लोग मिलकर इन नए विलेज का अब मैप तैयार कर रहे होते हैं। टिया कहती है कि काफी अच्छी बात है कि विंटर आने से पहले हम लोगों ने सारा काम निपटा लिया, नहीं तो इन लोग को विंटर में काफी ज्यादा परेशानी होती। तो हिराको भी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। जिसके बाद अब फ्लोरा में पूछती है कि आखिरकार इन विलेजेस का नाम क्या होगा। इस पर अब हिराको कहता है कि तुमने तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। हिराको थोड़ा सोचता है और कहता है कि हम इन्हें उपटाउन, मिडल टाउन और डाउनटाउन बुला सकते हैं, अगर हम लोग इनके लोकेशन देखकर इनके नाम रखे तो। लेकिन इन लोगों को ऐसे नाम से बुलाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद से इसकी जगह हम लोग इन्हें विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 बुलाएंगे। अभी के लिए तो हम लोग इन विलेज के यही नाम रखेंगे, लेकिन अगर बाद में किसी के मन में कुछ नया नाम आता है तो वो बता सकता है। जोसन का फ्लो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि नहीं, हमें इन विलेजेस का नाम बाद में नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफी काम बढ़ा देगा हम लोग का। तो हिराको भी फ्लो का गुस्सा देख कर डर जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर इन विलेज का परमानेंट नाम विलेज 1, विलेज 2 और विलेज 3 है। वही टिया अब कह लगती है कि अभी के लिए हम लोग विलेज 1 को, यानी कि वो वाला विलेज जहाँ पर सिर्फ इंसान ही आ सकते हैं, उस विलेज को अभी के लिए हम लोग को अनअसाइन छोड़ देना चाहिए, मतलब वहाँ का कोई लीडर नहीं होगा। और रही बात विलेज 2 की, तो गॉर्डन को वहाँ का मेयर बनना चाहिए, और इसी तरीके से हम लोग को ग्रुवोल्ड को विलेज 3 का मेयर बना देना चाहिए। तब हिराको भी कहता है कि हाँ, आइडिया अच्छा है। तो अब लिया कहती है कि लेकिन दिक्कत नहीं हो जाएगी, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो जाएगी कि अगर हमारे यहाँ पर भी एक मेयर होगा और वहाँ पर भी मेयर होगा। तो फ्लो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। वो अब कहती है कि बेहतर रहेगा कि हम लोग टाइटल के हिसाब से उन्हें अच्छी सी पोजीशन दें, जैसे पहले आएगा हाई मेयर, उसके बाद आएगा ग्रेट मेयर और उसके बाद आएगा किंग मेयर, जो कि ऑफ कोर्स सिर्फ हिराको ही होगा। वहीं ये सब सुनकर अब हिराको कहता है कि इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ईगू वहाँ पर आता है और पूछता है कि हम लोग के लिए कब विलेज बनेगा। तो हिराको कहता है कि माफ करना, पर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग तुम्हारा विलेज नहीं बनाएंगे। ये सुनकर ईगू काफी उदास हो जाता है और कहता है कि हमारा ये सपना था कि हमारे खुद के घर होंगे, पर हमारा ये सपना अब टूट गया। तो हिराको कहता है कि इस तरीके से गलत मत समझो, हमारे पास एक और आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे लोग हर विलेज के अंदर हमारी मदद करें, क्योंकि जो वुड स्पिरिट्स होती है वो बेहतर रहती है बाहर रहने में। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग उन्हें इम्पोर्टेंट लोकेशन पर खड़ा कर देंगे, जैसे गेट वगैरह के पास। वहाँ पर रहकर वो दुश्मनों पर नजर रख सकते हैं और फिर वो अपनी टेलीपैथी का यूज करके इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के पास भेज सकते हैं। इससे हर विलेज के ऊपर निगरानी रखी जाएगी और तुम लोग को रहने के लिए भी जगह मिल जाएगी और हमें इन्फॉर्मेशन भी पता चलती रहेगी। तभी टिया कहती है कि क्यों हम लोग इनसे विलेज 1 पर भी नजर रखने के लिए कहें। तो हिराको भी कहता है कि हाँ, अच्छा आइडिया है। वहीं पर ईगो भी मान जाता है। वहीं अब लिया कहती है कि हाँ, उस विलेज को बनाने में हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, तो उसे ऐसे ही वेस्ट जाने देने का मन नहीं करेगा। तो बेहतर रहेगा कि हम लोग उस विलेज को सेफ रखें। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि ये लोग इस वुड स्पिरिट्स का यूज लाइटों के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग रात में चमकती तो इनकी वजह से रोशनी हो जाती है। और अब देखते देखते सभी लोग अपने घरों के अंदर सेटल होने लगे हैं। हिराको कहता है कि हमने जो 2 विलेजेस
बनाए हैं नए वाले, मैं उनके लोगों को जॉब तो देना चाहता हूँ, लेकिन कुरो और ज़ाबूटन को देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो स्पिरिट्स भी डर जाती हैं। अगले सीन में नाफ और लेटिया अब हिराको के पास आते हैं और कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है। हिराको को पता चलता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मिनोटॉर्स और सेंटोर्स है वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए नहीं बने हैं। हिराको कहता है कि दिखने में तो वो मुझे ताकतवर लग रहे थे, पर लगता है कि ऐसा है नहीं। जो मिनोटॉर्स होते हैं वो काफी शांत से लोग होते हैं और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग लड़ सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग हंटिंग में परफेक्ट है। और यही बात है सेंटोरस के अंदर, वो भी अच्छे से नहीं लड़ सकते हैं। ये सब सुनकर हिराको कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हंटिंग इतनी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हिराको के पास जो इन्फर्नो वुल्फ है वही हंटिंग कर लेते हैं। तो हिराको को इसलिए कोई अंदाजा ही नहीं है कि हंटिंग कितनी मुश्किल हो सकती है। तो आप क्या लगती है कि तुम्हारे पास जो वुल्फ है उन लोग के पास काफी ज्यादा ताकत है, इसलिए हम लोग को ज्यादातर लोगों को विलेज से दूर रखना चाहिए और दोनों विलेजेस के अंदर हम लोग को ज्यादा से ज्यादा डिफेंडर्स और गार्ड को रखना चाहिए। तो हिराको कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, चलो चलकर इसके बारे में कुरो और ज़ाबूटोन से बात करते हैं। तो वो हंटिंग करने में और सभी लोग को सेफ रखने में काफी मदद कर देंगे। इसके बाद हिराको पूछता है कि जो वुड स्पिरिट्स है क्या उन्हें भी गार्ड की जरूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो ज्यादातर लड़ाइयों को अवॉइड करते हैं। तो ईगो बताता है कि चिंता मत करो, हम लोग हंटिंग कर सकते हैं। मामू भी अब हिराको को बताने लगती है कि जो ये वुड स्पिरिट्स होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ज्यादातर एकदम छिप के हमला करते हैं, इसलिए पूरे एक ग्रुप को एक साथ हंट नहीं कर सकते हैं। हिराको अब कंफ्यूज आता है, वो कहता है कि लेकिन आखिरकार ये लोग लड़ते कैसे हैं। आगे सीन में हिराको हमें बताता है कि उसने हंटिंग का काम कुरो और बाकी सभी लोगों को सौंप दिया है और हम लोगों ने हर विलेज के अंदर फील्ड बनाने भी शुरू कर दिए हैं। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि बिना हंटिंग करे भी वो अपने खाने की सप्लाई को पूरे रख सके, लेकिन उन लोग को इतनी ज्यादा फार्मिंग की नॉलेज नहीं है। गॉर्डन भी अब कुछ सीड्स को देखकर कहता है कि क्या इन सीड्स को हम लोग इसी सीजन में प्लांट करते हैं या फिर इन्हें प्लांट करने के लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। इसके बारे में तो सीना और हिराको को पता ही नहीं होता है। हिराको हम लोग को बताता है कि इतने सालों से हम लोग क्रॉप्स उगा रहे हैं, पर फिर भी हम लोग को इसके बारे में नहीं पता कि सीड्स किस सीजन में उगाई जाती है। ऐसे इसलिए क्योंकि मेरे पास तो ऑलमाइटी फार्मिंग टूल है, जिसकी वजह से मैं कभी भी फार्मिंग कर सकता हूँ। मैं खोद कर एकदम सॉइल को फर्टाइल बना सकता हूँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीड्स को कौन से सीजन में डाल रहा होता हूँ। मेरे ऑलमाइटी टूल की वजह से हर एक सीड अपने आप ही उग जाती है हर सीजन के अंदर, और वो भी काफी तेजी से ही। इसी वजह से मैं इतने समय से इस फॉरेस्ट के बीच में जिंदा रह पाया हूँ और इसी ही कारण की वजह से हम लोग अपने विलेज को इतना बड़ा बना पाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ऑलमाइटी टूल है उसे सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ, जिसका यूज मैं सिर्फ अपने खुद की फील्ड को तैयार करने के लिए करता हूँ, और मैं यहाँ पर इन नए विलेजेस में बार बार थोड़ी आऊंगा फार्मिंग करने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपने फील्ड को खुद से ही संभाले, वो भी बिना ऑलमाइटी फार्मिंग टूल का यूज किए। हिराको कहता है कि जितना सोचा था ये तो उससे मुश्किल है, जिस पर सीना कहती है कि हाँ लेकिन हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा। वहीं पर अब गॉर्डन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे एक ट्रिक पता है, अगर हम लोग यहाँ पर इस घास घूस को सोइल के ऊपर रख देंगे तो सोइल इससे ठंडी नहीं होगी और शायद से ये जो सोइल है ये फर्टाइल ही रहेगी और खराब नहीं होगी और हम लोग इस पर क्रॉप अच्छे से उगा पाएंगे। और क्योंकि इस समय पर विंटर आने वाला है तो बेस्ट रहेगा कि हम लोग इस समय पर सिर्फ वीट उगाएं। ये सुनकर हिराको इम्प्रेस जाता है और कहता है कि तुम्हें तो काफी नॉलेज है। तो गॉर्डन कहता है कि बस थोड़ी बहुत ही। दरअसल मैं अपने पिछले विलेज के अंदर कभी कभार में फार्मिंग का काम कर लिया करता था, तो वहीं से मुझे पता चला। ये सुनकर हिराको खुश होता है और कहता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब गॉर्डन की ही गाइडेंस लेते हैं और अब वो लोग इसी तरीके से फील्ड को तैयार कर देते हैं। इस समय पर वो लोग वीट उगा रहे हैं। गॉर्डन भी अब सभी को सिखा रहा होता है कि जिन वीट को अभी हम लोग प्लांट कर रहे हैं वो पूरे विंटर तक चल जाएंगे और फिर हमें इन्हें समर से पहले हार्वेस्ट करना होगा। ये सुनकर हिराको कहते हैं कि इसका मतलब इन्हें उगने में आधा साल लगेगा। लगता है कि ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के बिना इतना ही समय लगता है। हिराको कह रहा होता है कि मैं तो अपने ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के मदद से विंटर्स में भी ऐसी चीजें उगा देता हूँ जो कि विंटर्स में नहीं उगनी चाहिए, जैसे पाइनएप्पल। इसके लिए मैं गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का काफी शुक्रगुजार हूँ। और अब गॉड की रिस्पेक्ट करने के लिए हिराको अब यहाँ पर इस विलेज के अंदर भी गॉड की स्टैचू तैयार कर देता है। एक स्टैचू होता है गॉड ऑफ क्रिएशन का और एक होता है गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का। हिराको कहता है कि मैं लोग के लिए एक श्राइन बनाना चाहता हूँ और अब अगले सीन में वो लोग अब उन लोग के लिए यहाँ पर श्राइन बना देते हैं, जिन्हें देखने के लिए अब कुछ मिनोटॉर्स भी आए हुए हैं। वो भी अब इन स्टैचूज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहली बार इन गॉड्स को देखा है। अगले सीन में हिराको बताता है कि जो मिनोटॉर्स है वो तो अब खेत को संभाल रहे हैं और जो सेंटोर है वो तो अपनी एबिलिटी का यूज करके एक नया ही काम डेवलप कर रहे हैं, जो कि है सेंटोर डिलीवरी सर्विस। इस सर्विस में ये लोग सामान को एक विलेज से दूसरे विलेज में डिलीवर करते हैं। ये लोग हंटिंग तो नहीं कर सकते हैं, पर इनकी स्पीड काफी तेज है। इस वजह से ये लोग मोस्टर से पीछे छुड़ाकर आगे बढ़ जाते हैं। जो अदर सेंटोर्स है उन्हें रेगुलर डिलीवरीज का काम दिया जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि जो सेंटोर्स है वो तो अब कुछ ज्यादा ही तेज भाग रहे होते हैं और अब उनके रास्ते
रास्ते में एक पत्थर आ जाता है, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब वो नीचे गिर जाते हैं। इससे उन लोग को रियलाइज हो जाता है कि पहले उन लोग को अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। अगले सीन में हिराको अब काम कर रहा होता है, तभी ग्रोवो उसे बुलाती है तो हिराको भी उसके साथ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैंने नोटिस किया कि आपके फार्म में एक घोड़ा है। तो हिराको कहता है कि हाँ, हमारे उसी मर्चेंट दोस्त ने हमें ये घोड़ा दिया, साथ में उसने हमें बकरी और मुर्गी भी दी थी। हिराको कहता है कि मैं हमेशा से एक घोड़े को राइड तो करना चाहता था, लेकिन ये घोड़ा मुझे इग्नोर करता है और मुझे अपने ऊपर बैठने ही नहीं देता है। अगर तुम घोड़े से बात कर सकती हो तो क्या तुम उसे कह सकती हो कि वो मुझे उसके ऊपर बैठने दे। तो ग्रोवर कहती है कि माफ करना, मुझे घोड़े से बात तो नहीं करनी आती है, लेकिन अगर वो घोड़ा आपकी बात नहीं मान रहा है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि हिराको तो अब ग्रोवर के कहने पर उसके ऊपर बैठ जाता है। ग्रोवर उसे कहती है कि संभल कर बैठने के लिए आप मेरा कंधा पकड़ सकते हो। तो हिराको भी उसे पकड़ लेता है। ऐसा करके अब ग्रोवर अब उस घोड़े को चिढ़ाने लगती है और अब इस घोड़े को भी जेलसी हो जाती है। अब ये घोड़ा लड़की है या फिर लड़का है ये मुझे नहीं पता, ये तुम ही लोग सोच लेना। इसके बाद अब ग्रोवर अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से हिराको का बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वजह से उसे ग्रोवर को जल्दी से पकड़ना पड़ता है और अब वो और भी करीब आ जाती है। ये देखकर अब वो घोड़ा तो और भी ज्यादा जल जाता है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हिराको जैसे वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि घोड़ा तो तैयार है हिराको को राइड देने के लिए। तो हिराको ये मान जाता है और अब वो उसके ऊपर बैठ जाता है और अब वो घोड़ा भी हिराको को अच्छे से राइड देने लगता है। इस चीज को अब ग्रोवर भी देख लेती है और अब वो भी जेलस हो जाती है। वहीं पर अब हिराको तो अपने घोड़े को अब काफी ज्यादा सहलाने लगता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और अब शाबाशी मिलने के बाद वो घोड़ा अब ग्रोवर को ही चिढ़ाने लगता है, जो देखकर अब ग्रोवर को भी काफी गुस्सा आ जाता है। और अब अगले दिन में हम लोग अब देखते हैं कि ग्रोवर और वो घोड़ा दोनों ही तैयार है। वो घोड़ा और ग्रोवर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहती है कि हिराको उसके ऊपर बैठे। उन लोग को लड़ता हुआ देख कर हिराको निशान कराता है और कहता है कि चलो दोस्ती करते हैं, इस तरीके से लड़ने से कुछ नहीं होगा। वहीं अब हिराको कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि सुबह सुबह ये लोग मेरा वेट करें, इसलिए मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि मैं बारी बारी इन लोग के ऊपर राइड करूंगा, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग पर्सन के ऊपर। अगले सीन में हम लोग मामू को देखते हैं जो कि ईगो के पास आकर कहती है कि क्या ऐसा कोई काम है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। वहीं पर ईगो तो अब थोड़ा सोचता है और कहता है कि जो आसमान है वो कितना प्यारा है ना। इस पर मामू भी कहती है कि हाँ, लेकिन अब वो वेट कर रही होती है कि आखिरकार ईगो उसे क्या काम देगा, लेकिन वो तो उसे कोई काम देता ही नहीं है और अब मामू वहीं पर ही वेट कर रही होती है। अगले सीन में हम लोग अब गॉर्डन को देखते हैं जो कि अब कुछ सेंटोरस को समझा रहा होता है कि किस तरीके से क्रॉप्स को उगाया जाता है। ये सब कुछ हिराको और लू भी देख रहे होते हैं। लू कहने लगती है कि सभी लोग अब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हिराको कहते हैं कि हाँ, शुरुआत में मुझे टेंशन तो थी पर अब सब कुछ ठीक हो गया है। विलेज के हर एक लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा और भी होता रहे। ये सुनकर लू कहती है कि हाँ, अभी के लिए ज्यादातर लोग सिर्फ तुम पर ही निर्भर होते हैं। तो हिराको कहता है कि हाँ, यूजफुल होना मुझे काफी अच्छा लगता है, पर मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से ही सॉल्व करें, वो भी मेरे बिना। हिराको अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसी तरीके से ऑलमाइटी फार्मिंग टूल के निर्भर होता रहूंगा तो मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा चिंता में पड़ जाऊंगा। डिवाइन पावर यानी कि गॉड की वजह से मैं काफी हेल्दी हूँ। पर फिर भी ऐसा बोल कर वो लू से कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या पता किसी दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए, तो इन लोग को मेरे बिना चीजों को हैंडल करनी आनी चाहिए, है ना। तो लू कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब ऐसा होगा तब हम उससे डील कर लेंगे। ऐसा बोलकर अब वो अल्फ्रेड को हिराको को पकड़ा देती है और अब वो उसे कहती है कि तुम्हें जितनी चिंता करनी है करो, लेकिन तुम इतनी जल्दी रिटायर नहीं होने वाले हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना चाहिए। ये सुनकर हिराको भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा बोलकर हिराको अब अल्फ्रेड के साथ खेलने लगता है। इसके बाद अब हिराको हम लोग को इस विलेज की एक और प्रॉब्लम के बारे में बताता है, जो कि है कि जो ग्रेट ट्री विलेज है उसमें सिर्फ लड़कियां ही भरी हुई हैं। मतलब भरी नहीं हुई है, मतलब बहुत ज्यादा भरी हुई है और फ्लो हो रखी है। अगर कंपेयर किया जाए तो लड़के बहुत ही ज्यादा कम है। और अब इसी चीज के बारे में सोचकर हिराको को फ्यूचर की चिंता हो गई है। उसने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नए मेल लोगों से पूछा जो कि ऑफ कोर्स बच्चे थे, लेकिन सीना ने हिराको को मना कर दिया। तब हिराको सोचता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास और भी लोग हैं पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। जिसके बाद हिराको गॉर्डन के पास आता है और कहता है कि तुम लोग के पास लड़के कितने हैं, यानी कि बंदे। तो बताता है कि हम टोटल 72 लोग हैं, जिसमें 28 मेल हैं। क्या तुम्हें सोल्जर्स की जरूरत है? क्या इसका ये मतलब है कि तुम हमें बैटल में भेजने वाले हो? तो हिराको कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बोलकर अब वो उसे सारी सिचुएशन समझाता है। तो अब गॉर्डन कहता है कि दरअसल हमारा रिवाज ये है कि जो मिनाटोर्स होते हैं उन्हें सिर्फ मिनाटोर से ही शादी करनी होती है, क्योंकि हम लोग काफी बड़े जो होते हैं। तो हिराको कहता है कि वो समझ गया। हिराको अब डिसअपॉइंट होकर अब सेंटोर्स के पास पहुंच जाता है, जिसमें
ज्यादातर लड़कियां ही हैं, तो हिराकू पूछने के लिए थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन उसे पूछना ही पड़ेगा। हिराकू अब आकर ग्रोवर से पूछता है कि तुम लोग के पास मेल कितने हैं, तो बताती है कि हम में से 30% लोग तो मेल हैं, लेकिन अभी तो वो सिर्फ छोटे ही हैं, और जो अडल्ट लोग हैं वो तो वॉर में गए हुए हैं। ये सुनकर हिराकू कहता है कि ओ ये तो प्रॉब्लम हो गई। ऐसा बोलकर अब वो उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, जिसका आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए, पर मुझे पूछना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट है। दरअसल मैं तुमसे सेंटोर की शादी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रोवर तो कुछ और समझ जाती है। वो हिराकू को बताती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तो सिंगल हूँ। तो हिराकू कहता है कि वैसे ये पूछा तो नहीं था मैंने, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सेंटोर है क्या वो दूसरे रेसेस के लोगों से शादी कर सकते हैं। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा हुआ तो नहीं है। ये सुनकर अब हिराकू फिर से डिसअपॉइंट हो जाता है। जो देखकर ग्रोवर कहती है कि सेंटोर्स के लिए दूसरी रेसेस के लोगों के साथ पेयर अप होना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपने हम लोग को यहाँ पर रहने दिया है और इसलिए ही रेंट या फिर टैक्स के तौर पर आप चाहते हो हमारी में से किसी एक लड़की को लेना, तो प्लीज मेरे साथियों को छोड़ दो, उनकी जगह आप मुझे ले लो और मुझे अपनी वाइफ बना लो, या फिर आपको मुझे किसी भी तरीके से यूज करना है तो आप मुझे कर सकते हो। ये सुनकर हिराकू डर जाता है और कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुमसे ये सब के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो सुनकर ग्रोवर कहती है कि लेकिन क्यों, क्या मर्दों को ओवर पावरिंग स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद नहीं है? तो हिराकू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जिस पर वो पूछती है कि तो फिर क्या बात है। तो अब हिराकू को उसे काफी देर तक समझाना पड़ता है कि वो क्या चाहता था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।